Dear students, today we are studying the chapter 13. Okay, हम लोग इसमें मॉडर्न एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें किंग हमेशा से बहुत स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे भी जो मॉडर्न किंग्स थे, रूलर्स थे, वो सुप्रीम पावर एंजॉय कर रहे थे. हालांकि उनकी एक मंत्री परिषद होती थी जो कि उनको एडवाइस देने का काम करती थी एंड उनको असिस्ट करती थी उनके कामों में. ठीक है, तो उनके पास कौन कौन था इस परिषद में? अमात्य, महामात्रा, मंत्री से मात्र, महामात्र, अध्यक्ष. ठीक है, फिर है पुरोहित है, सेनापति है, युवराज है. तो ये डिफरेंट ऑफिशियल्स थे जो कि किंग को सपोर्ट करते थे, असिस्ट करते थे उनके काम में. ठीक है, इसके अलावा नगर के लिए, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नगराध्यक्ष, ठीक है, जिसको नागरिक भी बोलते थे. इसके अलावा 30 मेंबर्स का एक ग्रुप था जो कि 6 बोर्ड्स में बटा हुआ था. हर बोर्ड में 5 लोग थे. तो ये 6 जो बोर्ड्स हैं वो सपोर्ट करते थे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. वैसे ही विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे जो मिलके काम करते थे. ठीक है, सोशल कंडीशन मॉडर्न टाइम में बहुत ही अच्छी थी. लोग, एक पीसफुल इन्वायरमेंट था, प्रॉस्पेरस थे लोग, क्योंकि राजा लड़ाई नहीं कर रहे थे. ठीक है, तो जन धन की हानि नहीं हो रही थी, लोग प्रॉस्पेरस थे. वन सिस्टम एंड आश्रम सिस्टम दोनों ही प्रिवेल कर रहे थे, यानी इस समय चल रहे थे. ठीक है, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट हो चुका था. ज्यादातर लोग अपने कास्ट में शादी करते थे और अपने पैटर्नल ट्रेड या प्रोफेशन, पैटर्नल यानी पैतृक, पिता का. ठीक है, तो ज्यादातर वो क्या कर रहे थे? पैटर्नल ट्रेड एंड प्रोफेशन को ही वो फॉलो करते थे और हार्मोनियसली, मेल जोल के साथ वो रहते थे. इकोनॉमिक कंडीशन में हम लोग अगर देखें तो एग्रीकल्चर जो थी वो विलेज इकोनॉमी का बेसिस थी, आधार थी. ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न एम्पायर में बहुत सारे डैम्स, ठीक है, डैम्स, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ. उसमें सुदर्शन लेक भी है. सुदर्शन लेक बहुत फेमस है. तो एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम उस समय प्रिवेल कर रहा था, उस समय उपस्थित था, जिसके वजह से एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन बना हुआ था. और इसके अलावा स्टेट जो है वो फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती थी कल्टीवेटर्स एंड ट्रेडर्स को, यानी किसान को और व्यापारी दोनों को. तो उसके वजह से, फिनेंशियल हेल्प की वजह से, फिनेंशियल जो हेल्प मिल जाता था राजा से, उसके वजह से उनको दिक्कत का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ता था और वो एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी में कन्वर्टेड थे सारे के सारे. ठीक है, इसके अलावा कैटल रियरिंग, पशुपालन एंड पास्चर्स किसको बोलते हैं? जब पशु पाल रहे हैं तो उनके लिए चारा चाहिए. तो चारा के लिए अगर लैंड खाली है, उसमें घास उग रही है, तो वो आराम से उसको खा सकते हैं. तो पास्चर लैंड जो होती है वो पशुपालन में चारागाह के तौर पे इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स, ये तो कैटल रियरिंग एंड पास्चरिंग तो वो लोग करते ही थे. इसके अलावा फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस, नेचुरल रिसोर्स, इसको पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता था. और जो सिटीजन्स थे वो लॉ अबाइडिंग थे, लॉ को मानते थे. तो ग्रीन ट्रीज को काटना पनिशेबल ऑफेंस था. ठीक है, इसके अलावा क्या था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड था. एक्सटर्नल ट्रेड में कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, इसके जो प्रोडक्ट थे उसको यूज किया जाता था ट्रेड के लिए. ठीक है, ट्रेडर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे करते थे राजा को, क्योंकि वो फाइनेंशियल हेल्प ले रहे थे, है ना. तो ये लोग टैक्स भी पे करते थे, प्रॉस्पेरस थे. तो इसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स को बहुत थॉरोली, डिटेल में चेक किया जाता था क्वालिटी के लिए, कि ऐसा ना हो कि खराब पैसा लिया जा रहा है, खराब क्वालिटी को, सारे सामान को थॉरोली चेक किया जाता था. इस समय काशी, कलिंग एंड मदुरई ये मेन सेंटर थे टेक्सटाइल के लिए. टेक्सटाइल यानी कपड़ा. ठीक है, कौन कौन सा? काशी, कलिंग एंड मदुरई. इसके अलावा
स्पाइसेस मसाले वर्ल्ड फेमस थे इंडिया के, एंड आइवरी गुड्स, आइवरी यानी हाथी दांत, ठीक है, आइवरी गुड्स भी जो थी वो भी एक्सपोर्ट का मेन आइटम थी।